शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। साहित्य का संस्कृति से और संगीत से बहुत गहरा नाता है। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। तो ढेर सारे कितने कलाकारों ने इस बात में दम तोड़ दिया, इस कोफ्त में उनका जीवन निकल गया, दम टूट गया कि वो लिख तो अच्छा रहे हैं, पढ़ तो अच्छा रहे हैं, गा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। और साहित्य में राजनीति और कला में राजनीति ये कोई नई नहीं है। उसी के काशी के ब्राह्मणों ने उनका लोक भाषा में जो रामचरितमानस की रचना उन्होंने कर दी लोक भाषा अवधि में, इसके नाते संस्कृत का विरोध उसको समझ लिया। काशी के ब्राह्मणों ने उनको भगाया, उनको मारा, उनके साथ क्या नहीं किया। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। क्या हम अपने चाचा से उतनी ही मोहब्बत कर पाते हैं जितना हमारे पिताजी अपने चाचा से करते थे? वो बताते हैं कि बेटा 90% के नीचे नहीं पाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई गुरु, कोई माता पिता ये नहीं बता रहा है कि 90% से काम नहीं चलने वाला है। और घनानंद कहते हैं ये प्रेम को पंथ कराल महासलवार की धार पे धावन है। प्रेम का पंथ जो है, प्रेम का रास्ता जो है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ, नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या दे। विद्यार्थी प्रेम के लिए बदनाम है। प्रेम तो हर आदमी करता है और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। और प्रयाग के बारे में आप जानती हैं, कहा जाता है कि गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती का भी वो संगम है, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गई है, वो दिखाई नहीं, अदृश्य रूप में सरस्वती वहां पर विराजमान है। हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि उस सरस्वती को भी देख लेते हैं। तो सरस्वती थोड़ा सा संगम से 5 किलोमीटर खिसक कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्ञान के हवाओं में, ज्ञान के प्रवाह के रूप में आज भी प्रवाहित है। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त मेरे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर विनम्र सेन सिंह। ये शख्स का इंट्रोडक्शन मैं कराती हूँ। इसके पहले आपको बता दूँ कि ये एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार, साथ ही साथ गीतकार हैं और करंटली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हिंदी विषय बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विनम्र आपसे ये है कि कितना अच्छा लगता होगा जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं और वही बच्चे जानते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो टीचर के साथ साथ एक म्यूजिशियन, संगीतकार भी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पढ़ाते समय आप कई बार जब मोनोटोनस सी फीलिंग आ जाती होगी, बोरियत होगी, तो आप गुनगुनाना शुरू कर देते होंगे। निश्चित तौर पे ये तो साहित्य का संस्कृति से और संगीत से बहुत गहरा नाता है। बिल्कुल। आप मीराबाई को पढ़ें तो मीराबाई के हर पद के ऊपर वो किस राग रागिनियों में उस पद की रचना है, उन पदों के नाम, उन रागों का नाम लिखा हुआ है। कबीर को पढ़िए, कबीर को पढ़ते हुए आप ढेर सारे पद आप उसमें ये देखेंगे कि उन पदों के ऊपर राग बताया है कबीर ने कि किस राग में इसे गाना है। तो साहित्य और संस्कृति और संगीत, इन तीनों का ऐसा आंतरिक संबंध है कि इन तीनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, अलग करके बात नहीं की जा सकती। क्योंकि आप साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, तो रुचि स्टार्टिंग से ही थी, बचपन में ही आपको था कि हाँ मैं बड़े होकर यही बनूंगा, या आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ये इनकलकेट हुआ या उत्पन्न हुआ? हाँ, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि मेरा जन्म हुआ एक साहित्यिक परिवार में। अच्छा। मेरे बाबा जी साहित्यकार थे और अभी 1 मार्च को उनका निधन हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे लिए जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में मैं उसे देखता हूँ। और उन्हीं के साथ मैंने जीवन में
कक्षा 5 वर्ष का जब मैं था, तब से उन्हीं के साथ मैंने जीवन अपना बिताना शुरू कर दिया। तो एक साहित्यकार के संपर्क में रहने के नाते, भले ही वो मेरे बाबा थे, लेकिन उनके संपर्क में रहने के नाते उनसे जो भी मिलने आता था तो साहित्यकार ही आता था। साथ में उनके गोष्ठियों में जाना, सेमिनार्स में जाना, कवि सम्मेलनों में जाना। हालांकि वो कवि नहीं थे, वो आलोचक थे, कथाकार थे, संस्मरणकार थे। इमरजेंसी पर उन्होंने 19 महीने, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, इमरजेंसी में वो 19 महीने जेल रहे, पूरा इमरजेंसी में। और उस दौरान उन्होंने उस आपातकाल के संस्मरणों का एक किताब, उनकी बड़ी लोकप्रिय किताब है अंधेरे के अध्याय, उस पर उन्हें भारत सरकार से पुरस्कार भी मिला और जो उनकी ख्याति का केंद्र रहा सूफी साहित्य। और इन सारे कारणों से तो साहित्य से तो बचपन से ही मेरा जुड़ाव रहा और इसके नाते वो संस्कार मेरे भीतर बचपन से ही रहा और वो धीरे धीरे परिष्कृत होता रहा, होता गया, ये कह सकती हैं आप। क्योंकि अगर हम आज की तारीख में कलाओं की बात करें तो, क्योंकि खुद भी आप एक कलाकार हैं, आपको अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि आप रागों की बात कर रहे थे, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल के जो संगीतकार हैं या जो संगीत आज हमारे कानों तक पहुंच रहा है, क्या वो वाकई संगीत है? क्योंकि उस संगीत को अगर पूर्वज सुने या जो वाकई क्लासिकल के गुरु माने जाते थे, उनको वो कैसा लगेगा? और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे कलाकार होते हैं जिनका टैलेंट पर्दों के पीछे छुपा रह जाता है, उजागर नहीं हो पाता है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? हाँ, निश्चित तौर पर ढेर सारा, दोनों ही बातें, आपकी दोनों ही बातों से मैं सहमत हूँ जी। इस रूप में कि एक तो ये है कि कलाकार को फिलहाल आज का दौर जो सोशल मीडिया का है, इस सोशल मीडिया के दौर में तो कलाकार के पास ये अवसर है कि वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है और सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से अपनी कला को पहुंचा सकता है जनता के बीच में, लोगों के बीच में। लेकिन आज के 15 साल बैक जाइए, 10 साल पीछे जाइए, तो ढेर सारे कितने कलाकारों ने इस बात में दम तोड़ दिया, इस कोफ्त में उनका जीवन निकल गया, दम टूट गया कि वो लिख तो अच्छा रहे हैं, पढ़ तो अच्छा रहे हैं, गा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो एक ये जो इस प्रकार का रैकेट था, इस प्रकार का ये जो आप कह सकते हैं असंतुलन था, और साहित्य में राजनीति और कला में राजनीति ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। उस राजनीति का शिकार कबीर भी हुए, उस राजनीति का शिकार तुलसीदास भी हुए। और क्योंकि मुझे लगता है कि उतनी राजनीति में नहीं है जितनी साहित्य और कला में है। बिल्कुल, मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। आप सोचिए, तुलसीदास जैसा आदमी, ऐसा संत जिसको आज हर एक हिंदू, हर एक सनातनी उसको पूज रहा है, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो तुलसीदास, उसके जीवन में क्या था? उसी के काशी के ब्राह्मणों ने उनका लोक भाषा में जो रामचरितमानस की रचना उन्होंने कर दी लोक भाषा अवधि में, इसके नाते संस्कृत का विरोध उसको समझ लिया काशी के ब्राह्मणों ने, उनको भगाया, उनको मारा, उनके साथ क्या नहीं किया। उस पीड़ा को तुलसीदास की रचनाओं में आप देख सकते हैं। कबीर के साथ भी यही हुआ। सही बात है। मीरा के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई। मीरा के परिवार वाले उनके दुश्मन हो गए, किस लिए? क्योंकि वो गिरधर की वो प्रेमिका हो गई, गिरधर की भक्ति करने लगी। तो साहित्य और राजनीति का संबंध आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको हम और आप तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो राजनीति कितनी साहित्य को आगे बढ़ाने में हो या किसी साहित्यकार को आगे बढ़ाने में हो, इस रूप में हमको उसको सकारात्मक ढंग से उसका परिष्कार करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। देखिए, क्योंकि एक माँ को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे आपको भी निश्चित तौर पर अपनी सभी कविताएं प्यारी होंगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी सबसे पसंदीदा, सबसे चहीती कविता जो आपके जहन में हमेशा बसती है और खाली टाइम में जिसे आप गुनगुनाते हैं, वो मुझे और हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं आप। देखिए, मेरी सबसे पसंदीदा कविता तो है, एक श्रृंगार का गीत है जो मैंने अपने पत्नी के लिए लिखा था। अच्छा। और पहले वैलेंटाइन डे पर मैंने उन्हें ये गीत, साहित्यकार हूँ और अध्यापक हूँ, तो अध्यापकों के बारे में आपको ये पता होगा कि लोग कहते ही हैं उन्हें कि कंजूस होते हैं। तो उपहार बचाने के चक्कर में नहीं, देखिए, कंजूस होते हैं लेकिन बुद्धिमान सबसे ज्यादा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी
जो बेगम साहिबा हैं उससे उनको इससे अच्छा कोई गिफ्ट हाँ, शायद जी। लग सकता है। जी, मुझे भी लगता है और उन्हें भी ऐसा लगता है, जी। तो उसकी कद्र वो ज़रूर करती हैं। तो मैं हर वैलेंटाइन डे पे एक कविता उन्हें उपहार Dedicate के ज़रूर में करते हैं। में भेंट करता हूँ। तो पहले वैलेंटाइन डे पर मैंने उन्हें जो कविता भेंट की थी जी। वो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, क्या बात। ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। तू है मेरे रोम रोम में बसी हुई जैसे धड़कन, मन में मेरे हलचल करती जैसे घुंघरू की छन छन। तू है मेरे रोम रोम में बसी हुई जैसे धड़कन, मन में मेरे हलचल करती जैसे घुंघरू की छन छन। हाथों की लकीर पर अपनी तेरी ही तस्वीर लिखूंगा, क्या बात। तेरी खातिर गीत लिखूंगा, तेरी खातिर गीत लिखूंगा। अब न लिखूंगा रात निगोड़ी, ना रातों की प्रीत लिखूंगा, सजनी सब कुछ भूल के मैं अब तेरी खातिर गीत लिखूंगा। और ये गीत एक लंबा गीत था, तो जी, ये जी, एक श्रृंगार का गीत मुझे बहुत पसंद है। और उन्हें भी पसंद आया ही होगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि आज की डेट में हम कई राइटर्स को पढ़ते हैं, हम कई लेक्चर्स सुनते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आज की डेट में जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं रुख बदल गया है? आज की डेट में जो भी बोलता है वो कहीं ना कहीं युवाओं से प्रेरित होकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है। मैं कई बार जब भी इंस्टाग्राम पे, मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं आजकल तो रील का जमाना है, आप स्क्रॉल करते जाओ और आपके घंटों, रील वर्ल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल आप स्क्रॉल करते जाओ और आपके घंटों निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसमें कई बार मैं ऐसे गुरुओं को सुनती हूँ जो आज की डेट में किन किन टॉपिक्स पे बात करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये शायद पहले कभी नहीं था। तो वो एक कनेक्शन बनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं युवाओं से या प्रेजेंट सिचुएशन से। आप भी जब अपनी कविताएं लिखते हैं, जब गीत लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बना करके ज़रूर लिखते होंगे कि अभी क्या चीज़ चल रही है और क्या कैच करेगी आजकल की युवा पीढ़ी को। अब निश्चित तौर पर अगर साहित्यकार को या कलाकार को या जीवन में किसी भी आप पब्लिक फोरम पे हैं जी, तो आपको समाज किस दिशा में जा रहा है उसका आपको बोध होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप उस बोध से वंचित हैं तो निश्चित तौर पर आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। है क्या कि आपने अभी एक बात कही कि गुरुओं को देख रही हूँ तो वो स्ट्रेस पर बात कर रहे हैं, टेंशन पर बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की युवाओं की जो समस्याएं हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये समाज का दर्पण, ये रील वर्ल्ड भी जो है ना, कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन ये रील वर्ल्ड भी जो है ना वो भी समाज का दर्पण है। आपने इसके पहले एक सवाल मुझसे पूछा था कि क्या गाने जो आजकल संगीत है वो क्या पहले की तरह रह गए। लेकिन आप ये सवाल सोचिए, ये सवाल मैं आपसे अब पूछता हूँ कि क्या समाज वैसा रह गया? क्या हम अपने चाचा से उतनी ही मोहब्बत कर पाते रहे हैं जितना हमारे पिताजी अपने चाचा से करते थे? क्या हम अपने परिवार के प्रति उतने जिम्मेदार हैं जितना पहले के लोग हुआ करते थे? एक आदमी, मुझे आप सब जानते हैं, आप सबके परिवार में वैसा ही रहा होगा कि एक आदमी कमाता था, 50 आदमी खाते थे। बिल्कुल ठीक। आज एक आदमी कमा रहा है, अपनी पत्नी को ताना दे रहा है कि करती तो कुछ नहीं हो, चौका बर्तन नहीं करती हो, कमाई तो मुझे ले आके देनी पड़ती है। इस समाज कैसे बदल रहा है, तो उसका प्रतिरूप तो आपको दिखाई पड़ेगा, साहित्य में भी दिखाई पड़ेगा और रील वर्ल्ड में भी दिखाई पड़ेगा। है क्या कि विद्यार्थी आजकल ज़्यादा तनावग्रस्त हो गए, उसके पीछे हमारे जैसे अध्यापक और कुछ माता पिता। क्योंकि हाँ, अभी आपने अध्यापक की बात किया, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा देखते होंगे कि
कोई ना कोई कभी किसी मतलब टेंशन्स आपको लगता है स्टूडेंट्स में है, हर किसी common के हो पास गए। होगी। एक सामान्य विद्यार्थी बीए में पढ़ने वाला लड़का भी कहता है कि गुरुजी क्या करें, बहुत तनाव में है। बीए का विद्यार्थी जीवन के आनंद का लुत्फ लेने के लिए बना है, वो तनाव के लिए नहीं है। सही बात। तनाव तो अगर पीएचडी कर लेता उसके बाद होता, लेकिन आज विद्यार्थी 11 से 12 से तनाव में आ गया। क्यों? क्योंकि तनाव की हैबिट उनके माता पिता ने दी और उनके गुरुओं ने दी। हमारे जैसे, मैं भी उसी श्रेणी में शामिल हूँ। वो बताते हैं कि बेटा 90% के नीचे नहीं पाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई गुरु, कोई माता पिता ये नहीं बता रहा है कि 90% से काम नहीं चलने वाला है। काम 90% से नहीं, तुम्हारी अक्ल से, तुम्हारी मेहनत से। ठीक है, तुम हो सकता है 85% ही पाओ, लेकिन तुम्हारा जीवन यही खत्म नहीं हो जाएगा। जीवन जीने के लिए नौकरी ही एक रास्ता नहीं है। जीवन जीने के लिए तमाम, बताइए विवेकानंद ने कौन सा परसेंटेज हासिल किया था? आज हम स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व पूज रहा है। गांधी जी का परसेंटेज आपको याद है कि उनकी जीवन पद्धति याद है? बताइए आप मुझे, हाई स्कूल में गांधी जी ने कितना परसेंट पाया था? ये तो आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व, वीर सावरकर का क्या परसेंटेज था? बहुत जानते होंगे आप तो। ये जानते होंगे कि लंदन गए थे, पढ़ाई करने गए थे, क्रांतिवीर थे, जेल गए, फ्रांस के जर्मनी के सागर में कूद गए, 30 किलोमीटर पार किए। उसमें परसेंटेज कहाँ याद है आपको? कौन सी फेलोशिप पाए थे? मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखने वाले 1% लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि वीर सावरकर कौन सी फेलोशिप पा करके विदेश पढ़ने गए थे। लेकिन उनको सबको ये पता होगा कि वीर सावरकर थे कौन, सावरकर का त्याग क्या था, सावरकर की तपस्या क्या थी, सावरकर की साधना, ये सब लोग जानते हैं। तो सब कुछ जीवन में परसेंटेज ही नहीं है, सब कुछ जीवन में तनाव ही नहीं है। आपको अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है। विद्यार्थियों को, हमको, इसकी युवा पीढ़ी को हमको इस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात उनके जहन में डालनी चाहिए कि जीवन में अपने जीवन को संस्कारवान कैसे बनाएं। आज सबसे ज़्यादा कमी है। आप लखनऊ जैसे शहर में देखिए, दिल्ली जैसे शहर में देखिए, बेंगलोर, कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों में देखिए कि कैसे समाज हमारा संस्कारच्युत होता जा रहा है, संस्कार से पीछे छूटता जा रहा है, संस्कार उसका डिगता जा रहा है। हमको विद्यार्थी को संस्कारवान बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमको विद्यार्थी को उसको ये बताना चाहिए कि अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे पड़े। परसेंटेज के निर्माण से, परसेंटेज निर्माण तो व्यक्तित्व निर्माण का एक छोटा सा अंश है, उसके ढेर सारे और आप बताइए मुझे कि आईएएस, निकिता जी आप तो न्यूज़ चैनल में, प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में काम करती हैं और एंकर हैं, उसकी आप प्रतिष्ठित एंकर हैं। आपके निगाह में, आपके सामने से ढेर सारी ऐसी घटनाएं गुजरती होंगी। सीसीडी का मालिक क्यों आत्महत्या कर लिया? क्या पैसे की कमी थी उसको? नाम की कमी थी? आईएएस आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्यों कर ले रहे हैं? आईएएस की नौकरी तो भारत में सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। कई बार विनम्र जी कहानी के पीछे की कुछ और ही होते हैं। जैसे देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि सच के कई पहलू होते हैं। एक आपका सच, एक मेरा सच और एक वाकई सच। बिल्कुल। तो हम उतनी तफ्तीश अगर करने बैठे तो वाकई उनके पीछे की जो वजह है वो पैसे की कमी नहीं हो, डिप्रेशन की कमी हो जाए। यही बात मैं कह रहा हूँ। यही एग्जैक्ट जो आप बात कह रही हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जीवन में तनाव आना होगा तो तुम खूब बड़े आदमी हो जाओगे तब भी तनाव आ जाएगा। इसलिए उपाय ये करो, जीवन में कुछ सीखना है तो ये सीखो कि उस तनाव को कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल ठीक बात। उस तनाव की परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है, ये आपको सीखने की आवश्यकता है, जो आज का विद्यार्थी धीरे धीरे उससे छूटता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि रियल वर्ल्ड के दोष तमाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ये गुण ज़रूर उसका गिनाया जा सकता है कि विद्यार्थियों में तेजी से उनको नैराश्य के जीवन को हास्य के जीवन में परिवर्तित करने के लिए वो निश्चित तौर पर काम कर रहा है और एक कारगर हथियार के रूप में काम। क्योंकि देखिए, आप एक टीचर हैं और आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स रहते हैं। एक आपने ये कहा कि भाई उनके पेरेंट्स उन पे प्रेशर बनाते हैं कि 90% पेरेंट्स और टीचर्स, मैंने अपनी बिरादरी को भी कहा। लेकिन कई बार उनके तनाव की कई और रीजंस होते होंगे। किसी को उनका प्यार नहीं मिल पाया, किसी को बिल्कुल। मेरा अभी अगला सवाल इसी पे है कि भाई प्रेम में धोखा मिलने पर उनको भी प्रेरित करने के लिए आपने प्रेम पर जाहिर है कोई ना कोई कविता जरूर लिखी होगी, क्योंकि अगर आप युवा पीढ़ी को समझ रहे हैं तो। अब देखिए, प्रेम पर ढेर सारी कविताएं लिखी जी। और प्रेम में जब कोई टूटे
तो उसको घनानंद को याद करना चाहिए। और घनानंद कहते हैं ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। प्रेम का पंथ जो है, प्रेम का रास्ता जो है तलवार की धार पर चलने जैसा है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ पैर कट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अगर प्रेम के रास्ते पर चलना है विद्यार्थियों को तो फिर वो उनको तैयार रहना चाहिए कि पैर कटेगा, और पैर कटेगा तो ये पता है कि खून बहेगा, दर्द होगा। तो जिसके पास साहस न हो उस दर्द को सहने की, उसको उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं चाहूंगी कि प्रेम पर लिखी कविता आप जरूर सुनाएं मुझे और हमारे दर्शकों को। प्रेम पर लिखी एक मेरा एक गीत है, बड़ा चर्चित है, वही सुना देता हूँ जी। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देती। सांसों में घुल घुल करके वो मन मंदिर को महका देती। तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधखिले कमल सी वो लड़की। तिरछी आंखें बारीक हंसी, अधखिले कमल सी वो लड़की। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इस प्यार की उलझी डोरी में, इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। ये गीत है जिसमें उलझने ना हो। हाँ, और एक बात जो आपने कही कि विद्यार्थियों को प्रेम पर कोई सलाह देनी चाहिए, तो एक सलाह भी उस समय ध्यान नहीं आ रही थी। अभी ध्यान आया एक पुस्तक मेरा विद्यार्थियों को, या कई बार विद्यार्थी प्रेम के लिए बदनाम है। प्रेम तो हर आदमी करता है और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए हर प्रेमी के लिए सलाह है, उम्र के दायरे से बाहर। तो मुक्तक है एक मेरा, 4 पंक्ति का, सुनिएगा। नदी में उतरो तो फिर तैरना आना चाहिए। क्या बात है। नदी में उतरो तो फिर तैरना आना चाहिए। शौक उड़ने का हो तो उड़ना भी आना चाहिए। हो एतबार खुद पे तब किसी से क्या डरना। हो एतबार खुद पे तब किसी से क्या डरना। प्यार हो जाए तो फिर प्यार ही करना चाहिए। प्यार हो जाए तो फिर प्यार ही करना चाहिए। तो ये मेरी सलाह है विद्यार्थियों को। बहुत बढ़िया। पहली लाइन ही आपकी बहुत, मेरे ख्याल से उनको मैसेज मिल गया होगा कि तैराकी नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं कूदो। तो क्योंकि देखिए कुछ ही दिन में, मेरे ख्याल से अब 1 से 2 दिन बचे हैं जब हम 2025 में शरीक हो जाएंगे। पुराने साल की कुछ यादें और नए साल में कुछ नई उम्मीदें। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप लिखते हैं, लिखने पढ़ने का आपको शौक भी रहा है, तो नई साल पे, न्यू ईयर पे भी जाहिर है कोई कविता आपने लिखी होगी या लिखने के बारे में सोच रहे होंगे। और उसके बाद महाकुंभ, सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित जो एक पर्व है, मेला है, वो आ रहा है। तो उस पे अगर आपने कोई लाइन लिखी है या आप वर्क कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। हाँ जी, नए साल उस पे महाकुंभ पर मैं एक गीत लिख रहा हूँ जी। चलो रे चलो संगम के तीर शीर्षक से जी। और चूंकि ये बहुत एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ, बिल्कुल, इसका नाम दिया सरकार ने जी। तो इस मायने में ये कुंभ बहुत विशिष्ट है। और मेरा ये मानना है कि साहित्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों में जिसकी रंच मात्र भी दिलचस्पी है, उसको इस महाकुंभ को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं
जिनको ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव देखने के अवसर मिलते हैं। तो मैं तो ये कामना करूँगा कि ढेर सारे लोग देश भर से और विश्व भर से इस महाकुंभ को देखने आए, और उसका एक प्रयाग का वासी होने के नाते, और प्रयाग के बारे में आप जानती हैं, कहा जाता है कि गंगा जी और यमुना जी का संगम है, और सरस्वती का भी वो संगम है, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गई है, वो दिखाई नहीं, अदृश्य रूप में सरस्वती वहाँ पर विराजमान है जी। हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि उस सरस्वती को भी देख लेते हैं। वो सरस्वती थोड़ा सा संगम से 5 किलोमीटर खिसक कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्ञान के हवाओं में, ज्ञान के प्रवाह के रूप में आज भी प्रवाहित है। अच्छा। और वो सरस्वती इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मस्तिष्क में आपको दिखाई पड़ेंगी। वो सरस्वती आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस प्राचीन धरोहर में दिखाई पड़ेंगी, जहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार, फिराक साहब, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, निराला, तमाम ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े समाज सेवी, राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया जैसे समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, ढेर सारे अन्य विषयों के विशेषज्ञ, ऐसे लोग जहाँ पर रहकर अपने ज्ञान की साधना कर रहे थे। उस ज्ञान की साधना उस ज्ञान के प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए वह माँ सरस्वती उस त्रिवेणी के उस धाम संगम स्थल को छोड़कर चली आई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाउंड्री के बीच में, कि ये जो ज्ञान पिपासु हैं इनकी भी प्यास बुझती रहनी चाहिए। इसलिए आइए और देखिए कि संगम के उस तपोस्थली पर, उस धार्मिक स्थली पर, उस पवित्र स्थली पर गंगा यमुना एक साथ दिखाई पड़ती हैं आपको उस संगम के तट पर, और सरस्वती ज्ञान पिपासुओं की प्यास बुझाती दिखाई पड़ेंगी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में और उसके आसपास रहने वाले ऐसे ढेर सारे क्षेत्रों में, जहाँ पर विद्यार्थी छोटे छोटे कमरों में रहकर उस ज्ञान की साधना कर रहे हैं और माँ सरस्वती से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए विनम्र जी, हमें अब उम्मीद है कि जल्द ही आप अपनी नए साल की कविता और कुंभ वाली कविताएं भी पूरी करें, और जल्द से जल्द हमारे दर्शक जिनकी प्यास अधूरी है आपकी कविताएं सुनने के लिए, वो भी जल्द ही पूरी हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, बहुत उज्जवल हो, और आपके साथ साथ कई और लोगों को भी आप प्रेरित करते रहें जो वाकई में टैलेंटेड हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विनम्र सेन सिंह को, जिन्होंने अपनी कविताएं आप तक पहुंचाई और कविताओं के जरिए जो एक संदेश है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। एक तरफ है गांव की बतिया, पीपर पतिया, भोली सुरतिया, सूरज मीजे आपन अखियाँ, चाँद भी देखे तेरी सखियाँ। चंदा सूरज हाँ चंदा सूरज, सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज।